बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेंड एनालिसिस पे ये हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है और आज देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट में स्पेंड एनालिसिस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट खर्च करने वाला डिपार्टमेंट है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है। किसी भी कंपनी की जो टोटल बजट होता है उसका कोई 70-80% तक बजट थ्रू प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इतनी हैवी अमाउंट जब खर्च होती है तो फिर उसका एनालिसिस भी चाहिए कि ये किन आइटम के ऊपर यूज़ हो रहा है, किन सप्लायर को ये पेमेंट जा रही हैं, किन डिपार्टमेंट्स के लिए ये चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह का जब आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैनेजमेंट की तरफ से डिप्यूट की जाती हैं कि आप हमें ज़रा ये इन्फॉर्मेशन निकाल के बताएं कि ये क्या है, मतलब ये एनालिसिस करें, ये करें। इस तरह के कुछ आपके डोमेन में होते हैं जिसमें मंथली वीकली मीटिंग्स के लिए कुछ तैयारी होती है, कुछ क्वार्टरली मीटिंग होती हैं, फिर एनुअल मीटिंग्स होती हैं। तो वहाँ पे कुछ डाटा प्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट को कि हमने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में टोटल जो एक्सपेंस किए या टोटल जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो किस किस हेड में, किस आइटम के ऊपर और किस डिपार्टमेंट के लिए हुई है। तो इस तरह का जब एनालिसिस कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से बताई जाती हैं कि आप हमें ये एनालिसिस बताएं। तो ये तो आपके डोमेन में चीज़ें आ गई कि जब आपने अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना है कि जी हमने मीटिंग में ये चीज़ें प्रेजेंट करनी है तो वो तो आपने करना ही है। लेकिन होता यह है कि जब वो चीज़ें, वो एनालिसिस हम कर रहे होते हैं स्पेंड एनालिसिस के थ्रू, तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें, नए आइडियाज़, नई चीज़ों के मतलब भी समझ आती है कि अच्छा ये भी कुछ हो रहा है। तो वो जो नई चीज़ें समझ आती हैं वो मैनेजमेंट को नहीं पता होती, तो वो प्रोक्योरमेंट उनको इन्फॉर्म कर सकता है, बता सकता है, सजेशन या गाइडेंस दे सकता है कि सर ये यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोक्योरमेंट हो रही है जो कि कम की जा सकती है, या इस तरह की कोई सजेशन या कुछ और। जब बंदा काम करता है तो जहाँ पे वो एक काम जो उसको डिप्यूट किया गया होता है उस काम को करने के दौरान उसको कुछ नए काम भी समझ आ जाते हैं। तो अब ये उस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इसको आगे इन्फॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो अगर करते हैं तो कुछ नई चीज़ें भी डिस्क्लोज़ हो जाती हैं जो गुड प्रैक्टिसेस के लिए फ्यूचर में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं कि अच्छा ये जो पता चला है तो क्यों ना इसको प्रोसीजर में डाल दिया जाए, पॉलिसी बना दी जाए और नेक्स्ट इसको भी फॉलो किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कंपनी में था तो वहाँ पे एक बड़ा फ्लीट था व्हीकल्स का और उनके लिए जो इंजन ऑयल यूज़ होता था उसकी कंजम्पशन को रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती थी उसकी कंजम्पशन की, कि जब ऑयल चेंज होता है कि इतने माइल के बाद ऑयल चेंज होना है। तो इसका मतलब कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर 500 गाड़ियाँ हैं और हर गाड़ी का 50,000 रनिंग के बाद ऑयल चेंज होना है, तो अब ये कैलकुलेटर है कि इतनी गाड़ियों का इतने माइलेज के बाद इतने लीटर ऑयल चेंज होना है, तो मंथली हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है। अब हुआ ये कि जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो उससे पहले इस तरह की वहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं थी, यानी अनडॉक्यूमेंटेड था। प्रोक्योरमेंट में स्पेंड एनालिसिस होता ही नहीं था ना ही मैनेजमेंट कोई मीटिंग रिक्वायर्ड कर दी थी कि आप हमें मीटिंग में बताएं, मीटिंग ही नहीं होती थी सिरे से। तो बस जब रिक्वायरमेंट आती थी और उस रिक्वायरमेंट को प्रोक्योर करने के बाद उसकी पेमेंट हो जाती थी तो वो बस ट्रांजैक्शन डेड हो गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ना किसी ने पूछना है ना किसी ने देखना है। और जो कंपनी के एडिटर होते थे एक्सटर्नल इंटरनल, वो भी जब वो जो अकाउंट्स फाइनेंस वाले एनुअल उनको बना के देते थे कि ये हमारी कंजम्पशन है, इतनी पेमेंटें हुई हैं और इस तरह से चल रहा है, तो वो उसी के ऊपर बिलीव करते थे, उसी को ट्रस्ट करते हुए निकाल देते थे कि ठीक है ये ऐसे हो रहा है। अब इस तरह का प्रोसेस वहाँ पर होता है जहाँ पे कोई पार्टनरशिप कंपनीज होती हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ सोर्सेज से आई होती है और कुछ लोग उसको रन कर रहे होते हैं। तो जब वो रन करते हैं तो वो हर चीज़ के लिए हर चीज़ के ऑडिट को डीपली नहीं करते, वो बस जो ऊपर इन्वेस्टर होते हैं उनको उतना बताते हैं
जितना उन्होंने उसको प्रॉफिट देना होता है, इन्वेस्टर को जितना प्रॉफिट देना है बस उस हद तक रखते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने ये सारा कुछ बहुत एक्यूरेट करके प्रॉफिट को मैक्सिमम कर दिया तो इन्वेस्टर की तो हर साल जो है वो डिमांड बढ़ती जाएगी कि भी पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था तो अब क्यों नहीं हो रहा। तो वो एक लेवल पे कंपनी को रखते हैं और बाकी चीज़ों को मतलब कुछ मैनेजमेंट के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। मैनेजमेंट भी सोच के आगे इन्वेस्टर के लिए कंपनी को प्लान करती है। मैं थोड़ा खोल के नहीं बता सकता, मुनासिब नहीं लगता। मकसद ये कि जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो इस तरह के स्पेंड एनालिसिस किए तो पता चला कि जितना ऑयल रिक्वायर्ड है, इंजन ऑयल जितना रिक्वायर्ड है मंथली, उससे काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये बात आगे मैनेजमेंट को कन्वे की, उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर अकाउंट फाइनेंस वालों को बताया, उन्होंने भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। फिर हुआ ये कि मैनेजमेंट चेंज हो गई। जब चेंज मैनेजमेंट हुई तो जो नई मैनेजमेंट आई तो उनको फिर बताया, तो अब उनके कान खड़े हो गए कि यार ये तो देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो अब जब इसको उस पैटर्न पे चेक किया गया कि भाई इतना ऑयल होना चाहिए, इतनी गाड़ियाँ तो इतनी रनिंग होती है, इसके बाद इतनी लीटर इसमें कंज्यूम होता है, तो फिर ये जो हम जो टोटल प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें से इतना अगर कंज्यूम होना चाहिए और हो जाए तो बाकी जो हो रहा है प्रोक्योर वो किधर जाता है। अब जब इसका जवाब लिया गया जो वर्कशॉप में मेंटेनेंस के लोग थे तो उन्होंने कहा कि जी हम टॉप अप कर देते हैं। टॉप अप से मुराद है कि जो गाड़ी जिसने 50,000 माइल के बाद ऑयल चेंज को आना है, जब वो 30, 35, 40 हज़ार चल जाती है तो उसका ऑयल चेक किया जाता है। तो अगर वो ऑयल अपनी उस सतह से जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम है तो उसको टॉप अप कर देते हैं, यानी उसमें थोड़ा और नया ऑयल डाल देते हैं और उसको फुल कर देते हैं। और फुल होने के बाद फिर जब वो 50,000 पूरा कर लेती है गाड़ी तो उसको फिर टोटल को चेंज कर दिया जाता है। तो अब ये जो टॉप अप था इसमें प्रॉब्लम थी कि टॉप अप कितना होता है। तो अब टॉप अप के लिए कोई रेशो नहीं थी कि जी हमने इतना टॉप अप करना है। जिस गाड़ी का इंजन वीक होगा उसमें ज़्यादा टॉप अप होगा और जिस गाड़ी का इंजन नया होगा उसमें कम टॉप अप होगा। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि वो मेंटेनेंस वाले कुछ ऑयल वर्कशॉप से आउट कर देते थे और मार्केट में सेल कर देते थे। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये एक एग्जांपल है कि जब तक आप स्पेंड एनालिसिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई है, हमने उस वक्त स्पेंड एनालिसिस इस प्रॉब्लम के लिए नहीं किया था, हमने स्पेंड एनालिसिस किसी और पर्पज़ के लिए किया था। लेकिन जब उस स्पेंड एनालिसिस को किया तो उसके दरमियान में ये चीज़ भी डिस्क्लोज हुई कि ये तो ऐसे भी हो रहा है। तो मकसद बताने का ये कि जब आप एक रूटीन की जॉब को कर रहे होते हैं, जब आप एक काम को करते हैं तो उस करने के दरमियान आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो स्पेंड एनालिसिस यही बताता है कि आप किस तरह से अपनी अमाउंट को खर्च करते हैं। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम एक बेवरेज इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। कोई आप समझ लें कि जूसेस बन रहे हैं, कोई बेवरेज ड्रिंक बन रहा है। तो अब इस इंडस्ट्री को जब हम देखेंगे उनके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे कुछ आइटम मैंने ड्रा किए हैं। ये आइटम का कॉलम है। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की जो प्रोक्योरमेंट हुई है उसकी क्वांटिटी है। सेकंड क्वार्टर में जो प्रोक्योरमेंट हुई है, सॉरी ये रेट्स हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर में प्रोक्योरमेंट हुई है इस आइटम की उनके रेट हैं, फिर सेकंड क्वार्टर में जो प्रोक्योरमेंट हुई है उनके रेट है, और फिर इन दोनों रेट का डिफरेंस है कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में जो जिस रेट पे किया था तो सेकंड क्वार्टर में जिस रेट के ऊपर किया उनका डिफरेंस क्या आ रहा है। उसके बाद जो क्वांटिटी हमने सेकंड क्वार्टर में टोटल क्वांटिटी प्रोक्योर की है वो है, और नंबर 3 उसका इम्पैक्ट है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी से, हम पिछले साल से, पिछले दिन से, पिछले माह से, हम कोई पीछे एक टारगेट रखते हैं कि हमने इसके साथ इसको कंपेयर करना है। जैसे अगर आप
अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि यार मैंने पिछले साल से ज़्यादा मेहनत की इस साल, तो इस साल तो मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। तो ये जो जब भी आप अवेलुएट करेंगे किसी चीज़ को, अपने आप को, अपने काम को, डिपार्टमेंट के काम को या स्पेंड एनालिसिस को, तो इसका मतलब कि आपको उसके पीछे कुछ रखना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि मैंने इसको किससे मैच करना है। तो जब भी हम स्पेंड एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने उस एनालिसिस को हिस्ट्री में क्या हो रहा है उससे कंपेयर करेंगे कि हमने जो अभी खर्च किया है तो हमने पहले क्या खर्च किया था, तो जो पहले खर्च किया था तो उससे अभी के खर्च का क्या मुवाजना हो रहा है, क्या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हमने एक फर्स्ट क्वार्टर में जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सेकंड क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमने इस 2 क्वार्टर को कंपैरिजन कर रहे हैं। नंबर 1 है कोरोगेटेड कार्ड। तो ये चूँकि हम एक बेवरेज इंडस्ट्री को देख रहे हैं तो बेवरेज इंडस्ट्री में पैकिंग मटेरियल यूज़ होगा और रॉ मटेरियल यूज़ होंगे। रॉ मटेरियल में शुगर होगी, ग्लूकोज होगा, कलर फ्लेवर होंगे और कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ होंगे, और पैकिंग में पेट बॉटल होगी, कोरोगेटेड कार्टन होंगे, लेबल होंगे, ढक्कन होंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। तो हम कुछ आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। कोरोगेटेड कार्टन हमने 50 रुपये का एक कार्टन पिछले क्वार्टर में प्रोक्योर किया था और इस क्वार्टर में हमने 52 रुपीज़ का किया। तो इसका मतलब कि 50 और 52 का डिफरेंस है 2 रुपये, तो प्राइस 2 रुपये बढ़ गई इस क्वार्टर में। जब इस और क्वांटिटी हमने 1 लाख कार्टन प्रोक्योर किए। 1 लाख कार्टन का मतलब कि जब 2 रुपये इस क्वार्टर में 2 रुपये प्राइस बढ़ी तो 1 लाख का जो इम्पैक्ट आया वो 2 लाख प्राइस बढ़ गई। पिछले क्वार्टर की निस्बत हमने कोरोगेटेड कार्टन इस माह में 2 लाख ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ी। ऐसे हम श्रिंक रैप फिल्म देखेंगे जिसमें कि वो बोतलें श्रिंक हो जाती हैं, तो हमने पिछले क्वार्टर में 300 केजी में प्रोक्योर किया, इस माह 310 में किया, 10 रुपये का डिफरेंस आया, प्लस हो गया डिफरेंस। और 1 लाख रोल अगर हमने प्रोक्योर किए तो 10 रुपये से 10 लाख का प्राइस में इंक्रीज़ होगी। हमारी बाइंग प्राइस, प्रोक्योरमेंट की प्राइस 10 लाख बढ़ गई। फिर हमने फूड कलर 2000 केजी लिया, 2100 रुपये पर केजी प्राइस थी, 2000 रुपये पिछले क्वार्टर की प्राइस थी, 2100 इस क्वार्टर की प्राइस है, 100 रुपीज़ प्राइस बढ़ गई। और 1000 केजी हमने प्रोक्योर किया तो 1000 मल्टीप्लाई 100, 1 लाख रुपया यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ। पीवीसी टेप हमने 18 रुपये की आ रही थी, इस क्वार्टर में 20 रुपये की आई, 2 रुपये रेट बढ़ा। 10,000 पीस हमने लिए तो 20,000 रेट इसमें भी बढ़ गया। BOPP लेबल 90 पैसे का था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 1 रुपये का आया तो 10 पैसे प्राइस बढ़ी। 10 लाख लेबल अगर हमने प्रोक्योर किए हैं तो 1 लाख रुपये यहाँ पे बढ़ गया। सॉरी। अब जब आप इस टोटल इम्पैक्ट को देखेंगे नीचे तो हमें समझ आएगी कि हमने जो पिछले क्वार्टर में इन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट की थी तो इस क्वार्टर में दोनों में क्या फ़र्क है। ये वो आइटम हमने अभी मेंशन किया जिन पे प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो टोटल प्राइस कितनी इंक्रीज यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इस क्वार्टर में इन आइटम की प्राइस बढ़ी। सिमिलरली हम वो आइटम यहाँ पे नेक्स्ट जो चार्ट बनाएंगे उसमें वो आइटम लिखेंगे जिनकी पिछले क्वार्टर में जो प्राइसेस थी वो इस क्वार्टर में कम हो गई। ऐसे होता कम है लेकिन बहरहाल होता है, बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस कम हो रही होती हैं। जैसे जो सीजनल आइटम होती हैं, अगर मैंगो पीक सीज़न में 100 रुपये किलो था तो अभी वो 150-200 रुपये किलो आ रहा है। तो अगर हमारी मैंगो पल्प बनाने की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको सीज़न के दरमियान ख़रीदेंगे, अभी नहीं ख़रीदेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट जो पीछे क्वार्टर था जून से सितंबर तक, उसमें हम मैंगो की प्रोक्योरमेंट को देखेंगे तो प्राइस लोअर साइड पे होगी और इस दफ़ा देखेंगे तो हाई होगी। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर को उससे पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो उस वक्त जो तीसरा पिछला क्वार्टर था वहाँ पे प्राइस हाई होगी और जो पिछला था जून से सितंबर तक वहाँ पे प्राइस लो होगी क्योंकि उस वक्त सीज़न था। तो जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी और सीज़न में नॉर्मल आ जाएंगी। और इसी तरह से डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट होता है। जो सीजनल आइटम नहीं होती वहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई
का फंक्शन रन कर रहा होता है कि जो आइटम हमें रिक्वायर्ड है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी उस वक्त प्राइसेस ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड कम है लेकिन हमें वो आइटम अपनी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है तो उसकी प्राइसेस नीचे आई होंगी, यानी कम होंगी प्राइसेस। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस हमेशा कम होती हैं। जैसे कोई एडवांसमेंट होती है तो जो उससे पिछला मॉडल होता है वो लोअर लेवल पे चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस कम भी होती है। तो सिमिलरली हम एक समरी बनाएंगे कि ये आइटम जो थी, जैसे कि ये बनाई, उनकी पिछले क्वार्टर की ये प्राइस थी, इस क्वार्टर में इतनी कम हुई है, उनका डिफरेंस ये है, क्वांटिटी इतनी प्रोक्योर हुई है और टोटल इम्पैक्ट जो प्राइस कम होने का वो ये आ चुका है। और ऐसे ही हम एक और समरी बना सकते हैं कि वो आइटम जो स्टेबल प्राइस है, जिनमें ना कोई डिक्रीज़ हुई है ना इंक्रीज़ हुई है, प्राइसेस कांस्टेंट रही हैं, तो उनकी भी हम एक लिस्ट बना लेंगे कि पिछले क्वार्टर की प्राइसेस भी वही थी, इसमें भी वही थी, ज़ीरो डिफरेंस है प्राइस का, क्वांटिटी इतनी प्रोक्योर हुई और टोटल अमाउंट इतनी आ गई। अब ये चीज़ें जब हम प्रेजेंट करेंगे कहीं पे या ख़ुद इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ आएगी कि हमारी जो टोटल बाइंग थी उसमें कितनी आइटम ऐसी निकली हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट कितना आया, और कितनी प्राइसेस थी जिनकी प्राइस कम हुई है, तो वो हम कॉस्ट सेविंग में डाल देंगे, और कितनी प्राइसेस कांस्टेंट रही हैं। तो अब जिनकी प्राइसेस बढ़ी हैं उनको हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी आइटम है जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है। इस का 2 लाख आ रहा है, इसका 10 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। 20,000 को तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे कि इसकी तो ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर तो कुछ हमने सोचना ही नहीं। उसके बाद एक आइटम 1 लाख वाली है ये, और ये भी 1 लाख वाली है, ये 2 लाख वाली है, और ये 10 लाख वाली है। तो हम इसको पकड़ लेंगे कि ये जिसमें 10 लाख का डिफरेंस आया ये किस वेंडर से आ रही है। क्या हमारे पास एक ही वेंडर है इस आइटम का, या 2-3 वेंडर हैं? क्या हम इसमें कंपटीशन करवा रहे हैं वेंडर से? क्या हम कुछ और सोर्स कर सकते हैं, कुछ चीपर सोर्स देख सकते हैं, वेंडर में कुछ कंपटीशन करा के प्राइसेस को लोअर साइड पे ला सकते हैं, हम कुछ रीजन चेंज करके इंपोर्ट में जा सकते हैं कि वहाँ से प्राइसेस सस्ती मिल जाए। तो जो भी हमने स्ट्रेटजी करनी है, फर्स्ट हमने प्रायोरिटी देनी है इस आइटम को जिसमें 10 लाख का इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस आइटम को जिसमें 2 लाख का इम्पैक्ट आ रहा है कि भी यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे क्या कि प्राइसेस को बढ़ने ना दिया जाए और इसको कंट्रोल किया जाए। अब ये जो कंपैरिजन है ये हमें ये बता रहा है कि हमने फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में इतनी प्राइसेस ज़्यादा पे की, तो इसका मतलब कि हमारा जो थर्ड क्वार्टर आएगा हम उसके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमने थर्ड क्वार्टर में इस आइटम के लिए क्या प्रोसेस करना है, क्या हमने कुछ नए वेंडर सोर्स करने हैं, नया ओरिजिन सोर्स करना है, कोई नेगोशिएशन करनी है एग्जिस्टिंग वेंडर के साथ, या हमने प्रोडक्शन के रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो सकती है कि जिस आइटम की परसेंटेज को कुछ कम किया जाए जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट की कम ना हो, या कुछ और मैनेजमेंट के साथ मिलके जिससे इस जो प्राइस बढ़ रही है इसको रोका जा सके, कांस्टेंट रखा जा सके या नीचे लाया जा सके, या फिर कुछ और जो भी आप बेहतर समझ सकते हैं। वो अभी मैं फिर स्किप कर गया हूँ, मेरा ज़हन कहीं और घूम जाता है। तो जब हम इस तरह के एनालिसिस करेंगे तो हमें स्पेंड एनालिसिस को मतलब यूज़ करेंगे तो हमें समझ आएगी कि हमने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और किन चीज़ों को हमें अभी नॉर्मल चलने देना चाहिए। सिमिलरली हम यही पैटर्न डिपार्टमेंटल वाइज जो प्रोक्योरमेंट होती है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें कौन सा डिपार्टमेंट कितनी अमाउंट यूज़ कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, और जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होंगे तो आप उनको लिख दें। अब जब जो टोटल बाइंग हुई है उसमें से निकाल लें कि रिक्विजिशन किस किस डिपार्टमेंट से आई हैं। तो जब आप रिक्विजिशन को, अब ये सारे एनालिसिस कंप्यूटराइज होते हैं, मतलब आपको ये नहीं कि जी आप मैनुअली रिक्विजिशन खोल के देख रहे हैं कि कौन सी किस डिपार्टमेंट की है और वहाँ पे एंटर करें। तो कंप्यूटर को जब आप कमांड देते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी उसके पीछे ये प्रोग्रामिंग चल रही होती है, तो वो खुद ही आपको बता देगा। तो
आपके पास इस तरह का एक शीट आपके पास निकल के आ जाएगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा अमाउंट वाइज और वॉल्यूम वाइज जो प्रोक्योरमेंट होगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल प्रोक्योर हो रहे हैं, पैकिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन